हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और हम लोग देखिए यहाँ पे देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 2, मतलब पार्ट नंबर 2। हम लोग पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं। तो जिन्होंने ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि शुरुआत से देखिए तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण या अभिलाक्षणिक लक्षण, जिसे हम कहते हैं कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा 100% एनसीईआरटी है, आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, किसी भी एनसीईआरटी पेज 2 को पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आएगी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो चलिए फिर बेटा हम लोग देखते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण या विशेषताओं में पहला पॉइंट हमारे पास यही है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बेटा पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, तभी जो है एक पदार्थ दूसरे में पूरी तरीके से आसानी से मिल जाता है। अब आते हैं, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समाहित हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही याद रखना है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरे में आते हैं, पदार्थ के कण बेटा निरंतर गतिशील होते हैं। वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे क्या हो, गैस हो, निरंतर ही गतिशील रहते हैं। तो अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो क्या लिखेंगे बेटा? ठोस में गति क्या होती है? सबसे कम। उससे ज़्यादा किसमें होती है बेटा? द्रव में। और सबसे ज़्यादा गतिशीलता किसमें पाई जाती है? गैस में पाई जाती है। तो देखिए ऑर्डर बन गया कि अगर गतिशीलता की बात करें तो ठोस के कणों में सबसे कम गतिशीलता पाई जाती है, द्रव में क्या है उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब आते हैं कि पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशील होते हैं, तो अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है बेटा? कैसे गति करते हैं, क्यों गति कर रहे हैं? क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम ताप दिए बेटा, ये देखो तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी तेज हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कणों को ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो वो गति और तेज़ी से करेंगे। इसलिए तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। आइए अब देखते हैं बेटा, इसी में आता है विसरण। क्या होता है विसरण? क्या होता है डिफ्यूजन? तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, सब कुछ एनसीईआरटी का ही है, वहीं से ये नोट्स बना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आपको 12th के बाद अगर नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एनडीए ज्वाइन करना है, मतलब सेना में ऑफिसर बनना है, आईएएस या पीसीएस बनना है, तो आप अभी से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए और उसको याद करिए, क्योंकि हमारा मेन सिलेबस एनसीईआरटी ही है। इसलिए बच्चों जितनी भी किताबें आती हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड आती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं हूं सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। तो आइए बेटा देखते हैं विसरण किसे कहते हैं, डिफ्यूजन। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का न स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। मतलब एक दूसरे में फैल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है बेटा, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या है? विसरण कहलाता है। आते हैं
गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनमें गति ज़्यादा आ जाती है। गति आ जाने से वो एक दूसरे में फैलते ज़्यादा हैं, मिलते जल्दी हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि गर्म करने पर विसरण बढ़ता है कि घटता है। तो बेटा ये सब क्वेश्चन ही है। जिस दिन से आप क्वेश्चन बनाना सीख लेंगे उस दिन आपका हर जगह सिलेक्शन होगा और आपको सब कुछ पढ़ा हुआ याद होगा। तो गर्म करने पर विसरण क्या होता है? तेज होता है। आते हैं फिर बेटा हम ये लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, पदार्थ के गुणों में ही, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में ही या पदार्थ के कणों की विशेषताओं में ही। तीसरा देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है जिसे हम अंतराणविक बल कहते हैं। तो बेटा अगर हम देखेंगे कि अंतराणविक बल किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम किससे? द्रव में, और सबसे अंतराणविक बल कम किसमें पाया जाता है? गैस में। अब आते हैं इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो यही मैंने बोला कि अगर वो हमारा पदार्थ क्या है? ठोस अवस्था में है तो सबसे ज़्यादा आकर्षण उसमें होगा। अगर द्रव में है तो उससे कम, और सबसे आकर्षण किस में होगा बेटा? गैस में होगा। तो अगर हम इसको बना दें तो क्या कहेंगे? आकर्षण बल का घटता हुआ क्रम। तो इसे क्या कह रहेंगे? आकर्षण बल का घटता क्रम। ये क्या है बेटा? ठोस के कणों के मध्य इसका मतलब आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, द्रव के कणों के मध्य आकर्षण उससे कम होगा, और गैस के कणों के मध्य आकर्षण सबसे कम होता है। तो हम लोग बेटा अभी देखे तीन विशेष पॉइंट हमने देखे। क्या? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में या विशेषताओं में। पहला हमारे पास क्या है कि पदार्थ के कण, भैया ये वाला, कि कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हमने पहला देखा। दूसरा हमने देखा कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, गतिशील रहते हैं, आपको ये लिखना है, और ये दूसरे में ही विसरण आ गया था। ये तीसरा हमारे पास ये हुआ, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बेटा आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन बाय सुधीर पांडे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। आइए अब हम बेटा थोड़ा सा क्या देखते हैं, आगे देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं बेटा 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो हम लोग देखेंगे आज पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी हमारे पास अवस्थाएं होती हैं। तो बेटा ये हमारे पास लेक्चर कौन सा हो गया? ये लेक्चर हुआ हमारा तीसरा। आज ये हमारा लेक्चर तीसरा होगा। हमारे आसपास के पदार्थों में देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था हमारे पास बेटा है ठोस अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। दूसरी हमारी अवस्था है द्रव अवस्था, जिसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेट। तीसरी हमारी अवस्था है बेटा गैस अवस्था, जिसे हम कहते हैं गैस स्टेट न, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट या गैस स्टेट। इनके अलावा भी बेटा 2 हमारे पास और अवस्थाएं होती हैं, जिनको हमको सिर्फ नाम याद रखना है, पढ़ना नहीं रहता है। डिटेल में हमको इन्हीं तीनों का पढ़ना रहता है, ठोस का, द्रव का और गैस का। तो इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ के 2 अन्य अवस्थाएं भी पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा। आप आर्टिफिशियल प्लाज्मा देखे होंगे, जो दीपावली में बल्ब वगैरह आते हैं चमकीले वाले, अलग अलग रंग के जलते हैं वो। और ये बेटा 5वां हमारे पास है बोस आइंस्टीन संघनन। तो बोस आइंस्टीन संघनन हमारे पास क्या है? ये जगदीश चंद्र बोस नहीं बेटा, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे रखा गया है।
और आइंस्टीन को सबको पता है कि फिजिक्स के महागुरु, फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनके बारे में ये है। तो इन्हीं के नाम पर से मतलब एक ऐसी पदार्थ की अवस्था पता चली जो न ठोस है, न द्रव है, न गैस है। तो ये कन्फ्यूजन हुआ कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो जिन्होंने खोजा था उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये नाम रख दिया गया। आप भी कुछ अच्छा करेंगे, आपके घर में, परिवार में न जो दादा या पापा कुछ अच्छा करते हैं तो उनके नाम पे वो चीज़ें हम लोग भी कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो बोस हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, इसे बोस आइंस्टीन संघनन कहते हैं। तो बेटा ये बोस का पूरा नाम पूछा जा सकता है। इनका नाम है एस.एन. बोस। ये केमिस्ट्री वाले थे, ठीक। आइंस्टीन को तो सभी जानते हैं हम। तो एस.एन. बोस का पूरा नाम होता है, एस से बेटा सत्येंद्र, एस से सत्येंद्र, एन से बेटा नाथ, सत्येंद्र नाथ, और ये बोस तो है ही। तो इनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, याद रखिएगा एस.एन. बोस को। तो हमारे पास द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं, 3 नहीं है बेटा, कुल मिला के 5 हैं, लेकिन उसमें से 3 क्या हैं, मुख्य हैं, जो कि हमारे पास ठोस है, द्रव है और गैस अवस्था। इन्हीं तीनों को हम लोगों को पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस में है। तो आइए हम देखते हैं बोस आइंस्टीन संघनन। तो इसको देख लिए हैं। अब हम पहली अवस्था देखेंगे बेटा, कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था, मतलब सॉलिड स्टेट। आखिर क्या होती है ठोस अवस्था, मतलब पदार्थ किन रूपों में रह सकता है। पदार्थ ठोस के रूप में रह सकता है, द्रव के रूप में रह सकता है, गैस के रूप में रह सकता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के रूप में रह सकता है। जिसमें से हम देख रहे हैं पहला कि पदार्थ जब ठोस के अवस्था में रहता है तो किसे कहेंगे, पदार्थ की ठोस अवस्था। ये बेटी भौतिक अवस्थाएं हैं, ये पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसी को हम ठोस कहते हैं। कुछ और इसके गुण हैं कि ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। ठोस असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब बेटा न जिसका दोकों पे बल लगा करके उसका आकार बदला ना जा सके। असंपीड्य का मतलब जिसका आकार बाह्य बल के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा ना बदला जा सके, ना बदला जा सके, उसे बेटा असंपीड्य कहते हैं। और जिसका आकार बदला जा सके उसे संपीड्य कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ठोस दृढ़ होता है, मतलब कठोर होते हैं, उसको दबा के आकार नहीं बदल सकता। क्यों कि बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार में परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए उनको हम कठोर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेटा ठोस को कठोर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बाह्य बल जब लगाते हैं तो उसका आकार नहीं बदलता, इसीलिए कहते हैं कि ठोस असंपीड्य होता है, ठोस दृढ़ होता है। लेकिन ज़्यादा बल लगा देने पर वह टूट जाएगा, वह टूट सकता है न, जिसे हम कहते हैं कि ठोस भंगुर भी होता है, याद रखिएगा, और टूट जाते हैं। उदाहरण में अगर देखें तो हमारे पास मेज़ है, नमक है, चीनी है, कुर्सी है, पेन है, कॉपी है, ईंट है। और बेटा आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, आप गिलास, बाल्टी, लोटा, छड़, डंडी, बोतल, ये सब हमारे पास क्या है, ठोस हैं। अपना कपड़ा, अपनी बैग्स इत्यादि एटसेट्रा, ये सब क्या है बेटा, ठोस होते हैं। अब आते हैं कि हम इन्हीं पे थोड़ा विचार करेंगे कि कुछ हमारे पास एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हमको विचार करना है। तो यहाँ पे आते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस होते हैं। ये बेटा आपको एनसीईआरटी में है क्वेश्चन ए करके। तो हम जानते हैं कि हाँ यहाँ पे आइए, इसका आंसर भी एनसीईआरटी में ही दिया है, तो इसी को हमने जो है थोड़ा अपने शब्दों में लिख करके आपको दिया है कि आइए देखते हैं। हाँ बेटा हम कहेंगे क्या कि हमारे पास रबड़ बैंड ठोस ही है, रबड़ बैंड ठोस ही होता है, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है और बल हटा
लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है और अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। तो याद रखिएगा रबड़ बैंड भी ठोस ही होता है। अब बेटा आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बी, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी, नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस होते हैं? हाँ बेटा, यह भी ठोस ही होते हैं। चाहे हमारे पास शर्करा हो, चाहे हमारे पास नमक हो, को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में लें, हम क्या है जार में रखें, इसके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। बेटा जो एक दाना होता है उसका आकार नहीं बदलता, पूरा छोटा छोटा रहता है, इसलिए ऐसे बदल जाता है। तीसरे पॉइंट में बेटा हमारे पास है स्पंज क्या है। आप जब आगे देखेंगे तो हम लोग जब देखते हैं कि स्पंज ओल्डेस्ट एनिमल होता है, संघ इसका पोरीफेरा होता है, तो इसमें छेंद छेंद जो होते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में तर्रोई वगैरह का वो देखते हैं कि तर्रोई जब सूख जाती है तो उसमें छेंद छेंद बन जाते हैं। जैसे हम लोग अपनी सीट की कवर में जो सूखता होता है उसे हम देखते हैं तो उसमें छेंद छेंद रहता है, या अपने घर में जो बर्तन मांजने वाला आता है उसको भी देखते हैं तो उसमें छेंद छेंद रहता है। तो वैसे स्पंज होता है कि स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस असंपीड्य होते हैं, लेकिन इसका संपीड़न क्यों संभव है यही आपको बताना है। तो हाँ बताएंगे बेटा, स्पंज भी ठोस होता है ना। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या बेटा? बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है ना। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। याद रखिएगा। तो उसके एक क्रिस्टल का, एक धागे का जिससे बना उससे नहीं होता, जो छेंद रहता है उसमें हवा भरी रहती है और जब दाब देते हैं तो हवा निकल जाती है और वो उसका आकार बदल जाता है, तो संपीड्य होता है। तो बेटा अब हम ठोस अवस्था को पूरा देख चुके, द्रव अवस्था को, गैस अवस्था को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। मैं हूँ सुधीर पांडे। और बेटा NCERT ज़रूर पढ़िए, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं NCERT के ही पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।